नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम में किसी में। दोस्तों हम लोग मध्य भारत के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें मोहम्मद गौरी तक हो चुका था। मोहम्मद गौरी के बारे में बता चुके थे। अब इसके बाद जो हम आगे बताने जा रहे हैं तो ये यहाँ से जो है दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है 13वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इसमें कुछ चीज़ें बता देते हैं कि उस समय जो है दिल्ली सल्तनत कहाँ से कहाँ तक रही। तो ये जो है जो आजकल पाकिस्तान जो अलग हो गया इंडिया से, पहले इंडिया ही में शामिल था। तो ये जो पूरा भारत का और ये पाकिस्तान का मिला हुआ पूरा इतना ये जो क्षेत्र था उत्तर भारत का, और ये बिहार तक होता हुआ जो है पश्चिम बंगाल बिहार तक होता हुआ जो क्षेत्र था, ये जो है सल्तनत काल का भाग था। ठीक है, और इसमें जो है लाहौर से जब मोहम्मद गौरी मर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके जो जिसका सबसे जो विश्वास पात्र सेनापति होता है, जो लाहौर में इसका गुलाम होता है, जिसको बोलते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, जो लाहौर में पूरा नियंत्रण किए हुए था। तो फिर उसने क्या किया कि उसके बाद उसने जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने गद्दी को संभाल लिया था। उसके बाद फिर उसने एक वंश की स्थापना की जिसे गुलाम वंश कहते हैं, और स्टार्ट करते हैं देखो दिल्ली सल्तनत। एक्चुअली में दोस्तों दिल्ली सल्तनत जो है 5 वंशों में डिवाइड हो गई। पहले जो है गुलाम वंश की स्थापना हुई जिसमें 11 शासक थे। फिर दोबारा जो खिलजी वंश की स्थापना जिसमें 5 शासक हुए, और फिर तुगलक वंश जिसमें 9 शासक हुए, सैयद वंश में 4 शासक हुए, और लोधी वंश में 3 शासक हुए। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर एक वंश के बारे में पढ़ेंगे। अब हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो जिसने स्टार्ट की दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। तो गुलाम वंश जो है 1206 से 1290 तक रहा था। पूरा जो गुलाम वंश है 1206 से 1290 तक रहा था, और इसमें जो है इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी गुलाम वंश की, जो भारत में तुर्क साम्राज्य को स्थापित जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक है, तो ये जो है एक प्रकार से इस जो गुलाम वंश था इसके 3 नामों से हम लोग जानते हैं। इसको गुलाम वंश भी बोलते हैं, इसको कुतुबी वंश बोलते हैं। ठीक है, एलवारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। देखो गुलाम वंश, कुतुबी वंश, एलवारी वंश के नाम से भी जाना जाता है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि जो पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो कब से कब तक रहा था? 1206 से 1210 तक रहा था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है तुर्क जनजाति का था। यह एक प्रकार, ऐबक का मतलब होता है दोस्तों चंद्रमा का देवता। ऐबक का मतलब होता है चंद्रमा का देवता। और जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है एक प्रकार से गुलाम था, जिसको जो है ये निसापुर एक बाजार पड़ती थी, वहाँ पर से इसको खरीदा गया था। तो पहले एक सूफी संत हुआ करते थे, फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी जो थे, उन्होंने इसको खरीदा था। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से 1210 ईस्वी तक कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। बचपन से ही दास के रूप में निसापुर जगह पड़ती जहाँ पर बाजार लगती थी, जहाँ पर दासों को खरीदा और बेचा जाता था। तो जो निसापुर बाजार में फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने इसको खरीदा था। ठीक है, अब इसके बाद कुतुबुद्दीन जो उन्होंने रखा वो एक जो है उन्होंने अपने पास सेवा करने के लिए रख लिया था। उसके बाद जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है कुरान को पढ़ने लगा था, इसलिए उससे जो है इसको कुरान ख्वा, जब जो इंसान जो है मुसलमानों में क्या था उस समय, जो कुरान को पढ़ लेता है तो उसको बोलते थे कुरान ख्वा बोला जाता था। तो इसीलिए जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान ख्वा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। मोहम्मद गौरी के साथ आने के बाद जब मोहम्मद गौरी ने इसको अपने अंडर ले लिया, तो इसका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया। बिल्कुल ये समझ लो कि स्टार्टिंग से लगा के फिर तुरंत कुछ ही समय में जो है इसको प्रधानमंत्री का ओहदा दे दिया गया। ठीक है, जैसे कि मोहम्मद गौरी ने अपने आने के बाद मोहम्मद गौरी जब साथ में आया, तो ये जो है इसको अमीर आखूर का पद मिल गया। किसका मिल गया? अमीर आखूर का पद मिल गया। ऐबक का राज जिस वेग जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का राज जब से 25 जून 1206 को लाहौर में हुआ था। देखो ये लाहौर पड़ता है पाकिस्तान में, यहाँ पर इसने 25 जून 1206 ईस्वी में अपना अभिषेक करवाया था। और दिल्ली के पास जो है
इसने जो है अपना एक जगह थी इंद्रप्रस्थ, दिल्ली के पास जगह पड़ती थी इंद्रप्रस्थ, वहां पर जो है इसने अपना मुख्यालय बनाया था जिससे पूरे भारत में डील कर सके। ठीक है, तो जबकि उसने राजधानी लाहौर को ही रखा था, तो राजधानी उसकी लाहौर ही थी। ऐबक ने दिल्ली के निकट इंद्रप्रस्थ को अपना मुख्यालय 1208 में बनाया था। गौरी के भतीजे ने इसको दास मुक्त कर दिया था। ठीक है, गुलाम जो था ये कुतुबुद्दीन ऐबक, तो उसको गुलाम से उसका पद हटा दिया था, गुलाम से मुक्ति मिल गई थी। ऐबक को भारत में तुर्क राज का संस्थापक माना जाता है। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे इन्होंने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। कुतुबुद्दीन ऐबक 2 पद धारण करे रहे, मलिक और सिपह सलार का पद ही धारण किया था। ठीक है, तो देखो इसमें दिखा ऐबक ने केवल मलिक और सिपह सलार की पदवियों को अपने धारण करके संतुष्ट रहे। दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श बोला जाता है। दानशीलता के कारण इसको लाख बख्श बोला जाता था। लाख बख्श मतलब होता है लाखों का ध्यान करने वाला। ठीक है, तो लाख बख्श बोला जाता था। पील बख्श यानी कि पील बख्श होता था हाथियों को जो दान करता था उसे भी पील बख्श बोलते थे। ठीक है, तो ये पील बख्श भी इसे बोला जाता था। इसने भारत की प्रथम मस्जिद बनवाई थी। भारत में प्रथम मस्जिद जो बनवाई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई थी। ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम क्या बनवाई थी? कुव्वत उल इस्लाम पहली मस्जिद थी। ठीक है, इसने बनवाई कहाँ थी? जो पृथ्वीराज थर्ड थे, जो ये अजमेर पड़ता है, यहाँ का जो अजमेर के राजा पृथ्वीराज थर्ड थे, इनका किला था राय पिथौरागढ़ के नाम से जाना जाता है। राय पिथौरागढ़ के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर क्या हुआ था, इसके किले को तोड़वा के यहाँ पर पहली भारत की मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, अजमेर में। ठीक है, यहाँ पर जो है ये दिल्ली पड़ता है, तो दिल्ली में तो ये मस्जिद का निर्माण कराया था। ठीक है, रायपुर पिथौरागढ़ में क्या जो अजमेर पड़ता है वहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ता है। यहाँ पर जो अजमेर है यहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ता है। और जो प्रथम मस्जिद बनवाई तो दिल्ली बनवाई थी, ये पास ही पड़ती थी। ठीक है, और ये जो अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था ये विग्रह राज विशलदेव फोर्थ के द्वारा निर्मित संस्कृत महाविश्वविद्यालय जो था उसको तुड़वा कर वहाँ पर अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, और 1210 में इनकी चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी। तो यहाँ पर लिखा 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मौत हो गई थी। फिर उसके बाद जैसे इनकी मौत हो गई तो तुरंत उसके बाद आराम शाह एक शासक बना। जो आराम शाह था, इसको जो उत्तराधिकारी था इसका आराम शाह, उसको 1210 में तुर्क सरदारों ने, जो लाहौर के तुर्क सरदार थे, उन्होंने क्या किया कि इसको बना दिया तुरंत आराम शाह को शासक सुल्तान घोषित कर दिया। लेकिन ये जो आराम शाह 1210 में लाहौर के सुल्तानों से घोषित कर दिया, लेकिन जो है आराम शाह बहुत ही अयोग्य शासक था, अक्षम था। तो इस वजह से जो दिल्ली में सरदार थे, दिल्ली पड़ता है, यहाँ दिल्ली के जो तुर्क सरदार थे, इन्होंने एक बदायूं का गवर्नर था। ठीक है, जिसे बोलते इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश को इन लोगों ने आमंत्रित किया, दिल्ली के तुर्क सरदारों ने। जब दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर को इल्तुतमिश को आमंत्रित किया तो ये बात सुनकर आराम शाह जो थे ये दौड़ के भी दिल्ली चले आए। तो जब दिल्ली आते हैं तो दोनों के बीच में, इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच में युद्ध होता है। तो युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया और उसके बाद उसका मृत्यु भी कर दिया, उसको मार दिया। उसके बाद दिल्ली की सल्तनत पर अपना अधिकार कर लिया। और जो इल्तुतमिश थे ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, तो इसीलिए बोला जाता है इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम। ठीक है, तो यहाँ से दोनों के बीच में युद्ध हुआ और इसके बाद आराम शाह कि इल्तुतमिश ने मार डाला और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश बन जाता है। इसलिए जो है पूरा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में और आराम शाह के बारे में बता दिया है। ठीक है, इस वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों मेरा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों को बताएं।
क्योंकि गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो है। कोई भी पॉइंट नहीं छूट रहा है। हर एक गवर्नमेंट जॉब कोई भी हो सब में ही आएगा और सिर्फ इससे आएगा। ठीक है, नमस्कार।